वेलकम टू फ्रंटियर आईएएस ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। आज आपके लिए कर रहे हैं स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। आज हम वायुमंडल के बारे में बात करेंगे और उसकी क्या संरचना है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या कॉम्पोजिशन है, उसके बारे में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एटमॉस्फेयर या वायुमंडल, हम यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पृथ्वी को रहने लायक बनाती हैं, तभी तो यहाँ पर जीवन संभव है, जैसे कि पानी है और उसके अलावा हमारे पास ऑक्सीजन गैस है जो कि आपकी लाइफ गिविंग गैस है। अर्थ इज एनवेलप्ड बाय अ डीप ब्लैंकेट ऑफ गैसेज एक्सटेंडिंग सेवरल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अबव द सर्फेस। तो पृथ्वी के ऊपर हजारों किलोमीटर तक एक गैसेस हैं। एक गैस का यहाँ पर कहा गया है इट्स अ डीप ब्लैंकेट ऑफ गैसेस। पृथ्वी अपनी सतह से हजारों किलोमीटर ऊपर तक है, जिस पर बहुत सी गैसों का आवरण है। गैसों का ये जो आवरण है इसको हम वायुमंडल कहते हैं। दिस गैसियस कवर ऑफ द अर्थ, जो गैसेस पृथ्वी के ऊपर पाई जाती हैं, इसको हम एटमॉस्फेयर या वायुमंडल कहते हैं। जिस प्रकार से लिथोस्फेयर क्या है, वो सारा लैंड है। हाइड्रोस्फेयर क्या है, वो सारा पानी है। उसी प्रकार से एटमॉस्फेयर जो है ये सारी गैसेस हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है पृथ्वी का। Compared to the Earth's radius, the atmosphere appears to be only a thin layer of gases. However, because of the force of gravity, it is inseparable from the Earth. आप ऐसा पूछ सकते हैं कि अगर ये जो लेयर है एयर का, ये एस्केप क्यों नहीं होता है, ये जो इतनी सारी हवाएं हैं ये एस्केप क्यों नहीं हो रही हैं? तो ये जो इतनी सारी गैसेस हैं ये इसलिए एस्केप नहीं हो रही हैं क्योंकि पृथ्वी के अंदर ग्रेविटेशनल पुल है, राइट? वो जो ग्रेविटेशनल पुल है वो इन गैसेस को एस्केप होने नहीं देता। 99% of the total mass of the atmosphere is confined to a height of 32 किलोमीटर from the earth's surface. जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे ये जो एटमॉस्फेयर है इसकी डेंसिटी कम होती जाएगी और ये पहले 32 किलोमीटर्स के भीतर ही आपको 99% ऑफ द टोटल मास ऑफ द एटमॉस्फेयर मिलेगा। वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 99% जो है वो पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ही सीमित है। एयर जो है कलरलेस है, उसका कोई रंग नहीं है, ओके। उसके बाद उसकी कोई गंध नहीं है एंड इट कैन बी ओनली फेल्ट व्हेन इट ब्लोज एज विंड। जब वो बहती है तब आप उसको महसूस कर सकते हैं। काफी बार तो वो इतनी स्लो बहती है कि आप कुछ नहीं महसूस करेंगे, यस, लेकिन जब तेज बहती है, जब पत्ते उड़ते हैं, कपड़े उड़ते हैं, लोगों के बाल उड़ते हैं, तब हम महसूस करते हैं कि यस, हवा चल रही है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? अब हम बात करते हैं वायुमंडलीय दबाव के बारे में। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन अर्थ्स सरफेस बाय वर्च्यू ऑफ इट्स वेट। यस, हवा में भी आपका वजन होता है और ये जो हवा का दबाव होता है इसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। हमें अपने शरीर के ऊपर ये इतना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसलिए महसूस नहीं होता है क्योंकि अगर एक्सटर्नल प्रेशर है तो हमारी बॉडी के अंदर भी गैसेस होते हैं, वो एक बाहर की ओर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, तो दोनों प्रेशर जो है वो बैलेंस हो जाते हैं। वायु अपने भार के आधार पर पृथ्वी की सतह पर दाब उत्पन्न करती है। इस दाब को हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक एलिमेंट। वायुमंडलीय दाब सबसे महत्वपूर्ण जलवायु तत्व है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज 1034 ग्राम्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर। समुद्र तट पर जो वायुमंडलीय दाब है वो 1034 ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर है। धरती के वायुमंडल की भूमिका। अब आप ये पूछ सकते हैं कि इस वायुमंडल का क्या क्या रोल है? यस, ये हमें सांस लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट गैस ऑक्सीजन तो देता ही है। ये जो एटमॉस्फेयर है इसमें ऑक्सीजन है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें नाइट्रोजन है, ये सारी गैसेस इसमें है। वायुमंडल में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आदि विभिन्न गैसें शामिल हैं। प्लांट्स रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड टू सर्वाइव व्हाइल Animals and many organisms need oxygen for their survival. प्लांट्स के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का रोल फोटोसिंथेसिस में बेहद महत्वपूर्ण है। और अगर प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करके ऑक्सीजन नहीं छोड़ेंगे तो क्या आप और हम, वो सभी जीव जो सांस लेते हैं, वो रह पाएंगे? प्लांट्स रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड टू सर्वाइव व्हाइल एनिमल्स एंड मेनी अदर ऑर्गेनिजम्स नीड ऑक्सीजन। एटमॉस्फेयर सप्लाइज दीज लाइफ गिविंग गैसेज। ये जो लाइफ गिविंग गैसेज हैं ये आपके एटमॉस्फेयर से आती हैं।
एटमॉस्फेयर रेगुलेट्स द एंट्री ऑफ सोलर रेडिएशन। एटमॉस्फेयर जो है, ये जो वायुमंडल है, ये सूर्य से आने वाली जो सोलर रेडिएशन है उसको भी रेगुलेट करता है। जो हार्मफुल रेज ऑफ द सन है, जिनको हम यूवी रेज कह रहे हैं, उनको ये हम तक नहीं पहुंचने देता, क्योंकि एटमॉस्फेयर में आपकी ओजोन लेयर है, वहीं पर ये जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं ये अब्सॉर्ब हो जाती हैं। इट हेल्प्स इन स्टॉपिंग द अल्ट्रावायलेट रेज हार्मफुल टू द लाइफ एंड मेंटेन सूटेबल टेम्परेचर नेसेसरी फॉर लाइफ। यह जीवन के लिए हानिकारक पैरा बैंगनी किरणों को रोकने में मदद करता है और जीवन के लिए उपयुक्त तापमान बनाए रखता है। Generally, atmosphere extends up to about 1600 किलोमीटर from the earth surface। ये जो एटमॉस्फेयर है ये कहां तक है? ये पृथ्वी से 1600 किलोमीटर तक है। अब हम बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर की, वायुमंडल की संरचना के बारे में। जैसा कि हमने बात की, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है और भी बहुत सारी गैसेज हैं। द एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट गैसेज। एटमॉस्फेयर बहुत सारी गैसेज का बना हुआ है, उसमें वाटर वेपर है, उसमें डस्ट पार्टिकल्स है, और हर एक चीज जो एटमॉस्फेयर में है, जो चीजें इसके अंदर हैं, वो सभी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हैं। इन एडिशन इट हैज ह्यूज नंबर्स ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड पार्टिकल्स, जिनको कि हम एरोसोल कहते हैं। इसके अलावा इसमें भारी मात्रा में ठोस और तरल कण होते हैं, और इनको हम कलेक्टिवली, सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? एरोसोल्स। कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर इज नॉट स्टैटिक। बिल्कुल सही बात है। जहां पर ज्यादा प्रदूषण होगा, जहां पर ज्यादा फैक्ट्रीज होंगी, ज्यादा गाड़ियां होंगी, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपको ज्यादा मिलेगी। जहां पर ग्रीनरी ज्यादा होगी, वहां पर ऑक्सीजन आपको ज्यादा मिलेगी। जहां पर रेनफॉल ज्यादा होती है, वहां पर आपको वाटर कंटेंट जो है, वाटर वेपर ज्यादा मिलेगा। तो जो कॉम्पोजिशन है एटमॉस्फेयर का, वो स्टैटिक नहीं है, वो चेंज होता रहता है, एंड इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम एंड प्लेस। ये देखिए, नाइट्रोजन जो है वो 78.08% है, ऑक्सीजन जो है वो 20.95% है, आर्गन जो है वो 0.93% है, जीनन जो है, नियॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, क्रिप्टन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे के सारे जो हैं, ये सारे जो हैं, ये केवल इस येलो पोर्शन में आप देख सकते हैं। ओके, तो इस येलो पोर्शन में बाकी सारी गैसेस वगैरह हैं। मेन तो जो है हमारी वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन जो है वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं रफली 21%। तो 78 प्लस 21 कितना हो गया? 78 प्लस 21 99 हो गया। बचा जो 1% है, उसमें ये सारी गैसेस आ जाती है। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड भी उसी का हिस्सा है, और कार्बन डाइऑक्साइड 1% भी नहीं है, हल्की सी ही बड़ी होगी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, लेकिन दुनिया भर में इसने इतना हाहाकार मच गया। ग्लोबल वार्मिंग, यस, ग्लोबल वार्मिंग के लिए बड़ी जबरदस्त तरीके से जिम्मेदार है कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन 72%, ओके, नाइट्रोजन 78.08, ऑक्सीजन देखिए 20.95, आर्गन। आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो बाकी गैसेस हैं उनमें मैक्सिमम कौन सी गैस है, तो वो है आपकी आर्गन 0.93, उसके 0.93, फिर कार्बन डाइऑक्साइड 0.036, यहाँ पर 0.002, नियॉन है, हीलियम है 0.0005, क्रिप्टन जो है आपकी 0.001। तो बाकी सारी गैसेस का यहाँ पर कितना परसेंटेज है वो सब दिया हुआ है। आगे देखिए, गैसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द टू मेन गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है, ये आपकी दो मेन गैसेस हैं, एंड 99% ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ दीज टू गैसेस। हमारा जो अधिकतर एटमॉस्फेयर है वो इसी का बना हुआ है। इसके अलावा जो दूसरी गैसेस हैं, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियन, हीलियम, हाइड्रोजन, दे फॉर्म द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। Portion of gases changes in the higher layers of the atmosphere in such a way that oxygen will be almost negligible quantity at the height of 120 kilometers। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते जाएंगे एटमॉस्फेयर में, जो ऑक्सीजन कंटेंट है वो कम होता जाएगा, और 120 किलोमीटर जाने के बाद तो आप क्या पाएंगे कि ऑक्सीजन जो है वो नेग्लिजिबल हो गई है। तभी तो जो हमारे माउंटेनियर्स वगैरह हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं, बिकॉज एज इट इज जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, हाइट पर जाते हैं, तो जो डेंसिटी है एयर की वो कम होती है, एयर बिकम्स थिन, उसमें सांस लेने में दिक्कत होती है, प्लस आपका ऑक्सीजन कंटेंट कम हो रहा है। सिमिलरली जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर है, इट इज फाउंड ओनली अप टू 90 किलोमीटर्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ओके, केवल 90 किलोमीटर्स तक फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर।
नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मेकअप नियरली 99% ऑफ क्लीन ड्राई एयर। अगर आपको एक साफ सुथरी अनपोल्यूटेड एयर का सैंपल दिया गया है, ड्राई एयर का, तो उसमें 99% आपको नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलेगी। रिमेनिंग गैसेस आर मोस्टली इनर्ट एंड कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 1% ऑफ द एटमॉस्फेयर। बाकी गैसेस को हम इनर्ट गैसेस कहते हैं और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन 1% से ज्यादा नहीं है। बिसाइड्स दीज गैसेस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन दी एटमॉस्फेयर। इसके अलावा बहुत बड़ी मात्रा में वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स भी अवेलेबल हैं। आप सोचेंगे डस्ट पार्टिकल्स का क्या रोल है? डस्ट पार्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये। दीज सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स आर ऑफ ग्रेट क्लाइमेटिक सिग्निफिकेंस, बिकॉज वाटर की वेपोरेशन होती है, ऊपर जाकर कंडेंसेशन होती है, तो वेपर से वाटर ड्रॉपलेट बनता है। उस वाटर ड्रॉपलेट को सेटल होने के लिए एक हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई चाहिए, जो कि आपके डस्ट पार्टिकल्स उसका काम करते हैं। ऑक्सीजन, अब हम एक एक गैस के बारे में लेते हैं और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में पढ़ते हैं। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूटिंग ओनली 21% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ एटमॉस्फेयर, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। बिल्कुल मेरे और आपके लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही ये। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनहेल ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं सांस लेने के दौरान। बिसाइड्स ऑक्सीजन कैन कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स टू फॉर्म इंपॉर्टेंट कंपाउंड सच एज ऑक्साइड्स। कंबस्टन, दैट इज बर्निंग, इज नॉट पॉसिबल विदाउट ऑक्सीजन। ओके, तो इन सभी कामों में ऑक्सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कार्बन डाइऑक्साइड इट इज ट्रांसपेरेंट टू इनकमिंग सोलर रेडिएशन। जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन सूरज से आने वाली, जो कि सूरज से आने वाली जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है ट्रांसपेरेंट है। इट अलाउज ऑल ऑफ इट टू कम इन। लेकिन जब ये लौटती है, बट ओपेक टू आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। कार्बन डाइऑक्साइड जो है अपने अंदर वो हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेती है। इट अब्सॉर्ब्स अ पार्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एंड रिफ्लेक्ट्स बैक सम पार्ट ऑफ इट टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक ऐसी गैस है जो कि हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब करती है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा। तो इसलिए इसको हम लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट मानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज बीन राइजिंग इन द पास्ट फ्यू डेकेड्स। यस, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा हुआ है, गाड़ियां ज्यादा आई हैं, फैक्ट्रियां ज्यादा आई हैं, पेड़ ज्यादा कट गए हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट जो है बढ़ा है। वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज बीन राइजिंग इन द पास्ट फ्यू डेकेड्स मेनली बिकॉज ऑफ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूएल्स। राइजिंग वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज द मेन रीजन फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए यह प्रमुख कारण है। नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन अकाउंट्स फॉर 78% ऑफ द टोटल एटमॉस्फेरिक वॉल्यूम। 78%। आप में से बहुत लोगों को लगेगा कि ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है भाई। आप सोच कर देखिए कि फ्रिक्शन कॉजेज हीटिंग। जब दो चीजें आपस में रगड़ी जाती हैं, अगर ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा होता तो फिर क्या होता कि जरा सी दो चीजें रगड़ी जाती तो आग लगने की संभावनाएं हो जाती। अब नाइट्रोजन जो है काफी हद तक ये ऑक्सीजन को कंट्रोल में रखते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो है हाईली रिएक्टिव गैस है। Nitrogen accounts for 78% of total atmospheric volume. It is a relatively inert gas. It is an important constituent of all organic compounds. Main function जो है नाइट्रोजन का, it is to control combustion by diluting oxygen. संपूर्ण वायुमंडल में 78% जो है हिस्सा नाइट्रोजन का है। यह एक अपेक्षाकृत निष्क्रिय गैस है, सभी कार्बोनिक यौगिकों का एक महत्वपूर्ण घटक है। नाइट्रोजन का मुख्य कार्य ऑक्सीजन को कम करके दहन को नियंत्रित करना है। फिर है ओजोन गैस। ओजोन गैस कहां पाई जाती है? ओजोन गैस आपके ओजोन लेयर में भी पाई जाती है। इट इज फाउंड बिटवीन 10 to 50 किलोमीटर्स अबव द अर्थ सरफेस। पृथ्वी की सतह के ऊपर 10 से 50 किलोमीटर के बीच में आपको मिलेगी ओजोन गैस। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। ओके, it acts as a filter and absorbs the ultraviolet rays radiating from the sun. सूरज से आने वाली जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, यूवी रेज होती हैं, पैराबैंगनी किरणें होती हैं, जो अगर धरती पर पहुंच जाएं तो काफी घातक साबित हो सकती हैं, कैंसर कॉजिंग हो सकती हैं, उनको ये जो ओजोन लेयर है, जो ओजोन गैस है, वो अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेती है। सो इट एक्ट्स एज अ फिल्टर, ये एक फिल्टर के रूप में काम करती है। एंड अब्सॉर्ब्स द अल्ट्रावायलेट रेज रेडिएटिंग फ्रॉम the sun and prevents them from reaching the surface of the earth, और उनको पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देती।
Amount of ozone gas in the atmosphere is very little and is limited to ozone layer found in the stratosphere. ये जो ओजोन लेयर है ये स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल प्ले है, ये एज अ प्रोटेक्टिव लेयर काम करता है पृथ्वी के लिए। वाटर वेपर का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। गैसेस फॉर्म फ्रॉम वाटर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड वाटर वेपर। गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर, यस, पानी का इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन होते वो क्या बन जाता है, वो वाटर वेपर बन जाता है। और ये जो वाटर वेपर है ये हर प्रकार की प्रेसिपिटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये रेन के लिए, स्लीट के लिए, स्नो के लिए, फॉग के लिए, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हर प्रकार की वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये सभी प्रकार की वर्षा का स्रोत है वाटर वेपर। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर डिक्रीजेस विद ऑल्टीट्यूड। मैक्सिमम वाटर वेपर कहां मिलेगा, मैक्सिमम वाटर वेपर क्लोजेस्ट टू द अर्थ मिलेगा। इट ऑल्सो डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर और फ्रॉम द लोअर लैटिट्यूड्स। देखो जो लोअर लैटिट्यूड्स हैं 0 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला एरिया है जिसको हम ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, वहां पर क्या है, वहां पर सरप्लस हीट एनर्जी अवेलेबल है फ्रॉम द सन, क्योंकि वहां पर सूरज की काफी कृपा है तो उस एरिया को अच्छी खासी हीट एनर्जी मिलती है। अगर सूरज से हीट एनर्जी ज्यादा मिल रही है, सनलाइट ज्यादा है तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा है तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, इवेपोरेशन ज्यादा है तो वाटर वेपर ज्यादा होगी। और इस तरह से जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते जाते हैं, हायर लैटिट्यूड्स में जाएंगे, वहां पर वाटर वेपर कम मिलेगी बिकॉज द टेम्परेचर बिकम्स कोल्डर एंड देन देयर इज नो इवेपोरेशन। इट ऑल्सो डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर और फ्रॉम लो लैटिट्यूड टुवर्ड्स द पोल्स और टुवर्ड्स द हाई लैटिट्यूड्स। Its maximum amount in the atmosphere could be up to 4%, which is found in warm and wet regions. Okay? जैसा कि हमने बात किया कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है यहाँ पर अलग अलग जगहों पर इसमें जो डिफरेंट चीजें, जो कॉम्पोजिशन है इसकी चेंज होती है, तो वाटर वेपर जो है वो मैक्सिमम 4% तक हो सकती है। और वो भी आपको कहाँ मिलेगी, वो भी आपको वार्म एंड वेट रीजन्स में मिलेगी जहां पर गर्मी भी है और वेट भी है। वाटर वेपर रीचेस इन द एटमॉस्फेयर थ्रू इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। वाष्पीकरण, ये जो ट्रांसपिरेशन है, प्लांट्स ट्रांसपिरेशन करते हैं, उनके पत्तों के पीछे स्मॉल पोर्स होते हैं जिससे वो पानी छोड़ते हैं, ठीक है, एक्सेस वाटर होने से वहां से वो निकल जाता है। वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से जलवाष्प वायुमंडल में पहुंचते हैं। उसके बाद है हमारा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन टेक्स प्लेस इन ओशंस, सीज, रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, व्हाइल ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम प्लांट्स, ट्रीज एंड इवन लिविंग बीइंग्स। वाटर वेपर अब्सॉर्ब्स पार्ट ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन। यस, अब वाटर वेपर जो है वो इनकमिंग सोलर रेडिएशन को अब्सॉर्ब करती है फ्रॉम द सन एंड प्रिजर्व्स द अर्थ्स रेडिएटेड हीट। देखिए हमें भी तो अपने एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसा चाहिए जो कि इस हीट एनर्जी को कुछ हद तक प्रिजर्व कर सके, वरना जब तक सूरज चमकता तब तक तो गर्मी रहती और हमें सनलाइट मिलती, जैसे ही सूर्य अस्त हो जाता है इट वुड हैव बिकम एक्सट्रीमली कोल्ड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो अपने अंदर हीट एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करती है, सिमिलरली वाटर वेपर जो है वो अपने अंदर हीट एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करती हैं और ये अर्थ को रहने लायक बनाती हैं। इट दस एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट अलाउिंग द अर्थ नाइदर टू बिकम टू हॉट नॉट टू बिकम टू कोल्ड। वाटर वेपर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी इन द एयर। जलवाष्प वायु में स्थिरता और अस्थिरता के लिए भी योगदान देता है। डस्ट पार्टिकल्स आपको कहां मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे लोअर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर में। दे विल बी फाउंड इन द लोअर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। Sand particles, weathered rocks, pollen grain, small organisms, soot, oceanic salts, ये सभी आपको मिलेंगे। Higher concentration of dust particles is found in subtropical and temperate regions. वहां पर ये मिलेगा due to dry winds in comparison to equatorial and polar regions. Dust particles ज्यादा कहाँ मिलेंगे, subtropical regions में और temperate regions में। Okay? These dust particles help in condensation of water vapor. जब water vapor जो है इवेपोरेशन होगी, वाटर वेपर बनेगी, वाटर वेपर जो है वो लाइट होगी, वो राइज करेगी। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, फॉर एवरी 165 मीटर्स अगर हम ऊपर जाते हैं तो तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट आती है, जिसको कि हम नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट। और ये जो नॉर्मल लैप्स रेट है, ओके, अब जब वाटर वेपर काफी ऊंचाई पर पहुंच जाती है तब क्या होता है कि टेम्परेचर ठंडा होता है, जिसकी वजह से वो वाटर वेपर जो है दोबारा से वाटर में कन्वर्ट होती है, कंडेंसेशन होता है उसका, और उसके बाद फिर उसको एक डस्ट पार्टिकल चाहिए। दीज डस्ट पार्टिकल्स विल हेल्प इन कंडेंसेशन
condensation of the water vapor. During the condensation, water vapor gets condensed in the form of droplets formed around these dust particles. और उसके बाद जब बहुत सारे छोटे-छोटे ड्रॉपलेट्स मिल जाते हैं तो वो सब मिलकर बनाते हैं एक बादल या क्लाउड. और जब इस क्लाउड, ये जो क्लाउड है ये पूरी तरह से सैचुरेटेड हो जाता है, ये और वाटर वेपर अपने अंदर होल्ड नहीं कर पाता है, तब बरसात हो जाती है. सो दैट वाज ऑल अबाउट डस्ट particles. The upper layers of the atmosphere may even have fragments of meteors which got burnt up in the atmosphere. ऊपर की layers में आपको ये सब भी मिल सकता है. ये जो solid particles है, they perform the function of absorbing, reflecting and scattering the radiation. Solid particles are consequently responsible for orange and red colors at sunset and sunrise. Responsible for length of dawn, first appearance of light in the sky before sunrise. बिल्कुल सूर्य के उगने से पहले वो जो हल्की सी रोशनी वाला फेज होता है उसको हम dawn कहते हैं, उसको हम अरुणोदय कहते हैं. एंड ट्वाइलाइट को हम कहते हैं गोधूली. ये सूर्यास्त के बाद हल्का सा जो अंधेरा सा होने लगता है वो होता है. इट इज द सॉफ्ट ग्लोइंग लाइट फ्रॉम द स्काई व्हेन द सन इज बिलो होराइजन कॉज्ड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ द सन्स रेज बाय द एटमॉस्फेयर. नेक्स्ट है हमारे ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ऑल्सो ड्यू टू सेलेक्टिव स्कैटरिंग ऑफ डस्ट पार्टिकल्स. जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सेलेक्टिव स्कैटरिंग करते हैं जिसकी वजह से स्काई का कलर ब्लू है. सम ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स आर हाइग्रोस्कोपिक, रेडिली अब्सॉर्बिंग मॉइस्चर फ्रॉम द एयर. वो रेडिली मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर लेते हैं इन कैरेक्टर एंड एज सच एक्ट एज न्यूक्लियाई ऑफ कंडेंसेशन. डस्ट पार्टिकल्स आर एन इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, फॉग, हेल स्टोन्स. हर प्रकार की कंडेंसेशन, हर प्रकार की जो कंडेंसेशन है उसको फिर ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई चाहिएगा. और हर प्रकार की प्रेसिपिटेशन जो है, भले ही वो फॉग हो, हेलस्टोन्स हो, स्लीट हो, टोरेंशियल रेन्स हो, उन सब के लिए ये कंडेंसेशन न्यूक्लियाई इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर है डस्ट पार्टिकल्स. अब मेजर ग्रीन हाउस गैसेस, जो मेजर ग्रीन हाउस गैसेस हम उनके बारे में बात करते हैं. सबसे पहले बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन और यहां पर दिया है वाटर वेपर. A variable gas in the atmosphere which decreases with altitude and from equator towards the poles. Water vapor जो है ये variable gas है atmosphere में, decreases with altitude. जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे आप पाएंगे कि इसकी मात्रा कम होती जा रही है, और जैसे जैसे आप इक्वेटर से towards the higher latitudes जाएंगे, towards the poles जाएंगे, तो भी ये कम होगी. In warm and wet tropics it may account for 4% of air by volume, जो हमने अभी देखा, जबकि dry और cold areas of desert and polar regions में ये 1% से भी कम हो सकती है. तो आप वेरिएशन देखिए. इट ऑल्सो अब्सॉर्ब्स पार्ट ऑफ इंसोलेशन फ्रॉम द सन एंड प्रिजर्व्स द अर्थ्स रेडिएटेड हीट. मीथेन जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेज है. इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट एंड बायोलॉजिकल मैटर. अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर की. हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसको हमने 5 लेयर्स में डिवाइड किया है. अब हमने इन लेयर्स को कैसे डिवाइड किया, उन लेयर्स में टेम्परेचर कितना है, उनकी डेंसिटी क्या है, उनके कैरेक्टर ट्रेट्स क्या हैं, उनके बारे में डिस्टिंग्विशिंग फीचर क्या है, तो इस तरह की चीजों को लेकर हमने उनको डिवाइड किया है. ये जो 5 लेयर्स हैं ये कौन कौन से हैं. सबसे निचला जो लेयर है जिसमें कि सारी ह्यूमन लाइफ है, आप और मैं रहते हैं, वो है हमारा ट्रोपोस्फियर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं शोभ मंडल. शोभ मंडल के ऊपर आता है स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर और फिर एक्सोस्फियर. सबसे नीचे क्या है हमारा, सबसे नीचे है हमारा ट्रोपोस्फियर. मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, अर्थ है ये, और ये हमारा लैंड है, लिथोस्फियर है, इसके ऊपर ये ट्रोपोस्फियर है सबसे पहले. उसके ऊपर क्या आता है हमारा, उसके ऊपर आता है हमारा स्ट्रेटोस्फियर. उसके ऊपर क्या आएगा, उसके ऊपर आएगा मीजोस्फियर. उसके ऊपर क्या आता है, उसके ऊपर आता है थर्मोस्फियर, और थर्मोस्फियर के ऊपर आता है हमारा एक्सोस्फियर, और एक्सोस्फियर के ऊपर हमारा आएगा स्पेस. ओके, तो ये हमारे डिफरेंट लेयर्स हैं. ओके, अब इनकी क्या टेम्परेचर है, यहाँ पर क्या इनकी डेंसिटी है, क्या इनकी ट्रेट है, वो सब हम डिटेल में करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रोपोस्फियर के बारे में. ये देखिए यहाँ पर ट्रोपोस्फियर जो है ये लोअर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है, सबसे निचला. यह वायुमंडल का सबसे निचला मंडल है. हाइट ऑफ दिस लेयर इज अबाउट 18 किलोमीटर. यहाँ पर हाइट कितनी है, हाइट जो है इस लेयर की 18 किलोमीटर है इक्वेटर पर, और 8 किलोमीटर है पोल्स पर. ओके, अब देखो इक्वेटर पर ज्यादा इसलिए है क्योंकि इक्वेटर पर अच्छी खासी हीटिंग होती है, तो कन्वेक्शन करंट्स जो हैं दे आर क्रिएटेड टू अ हायर लेवल, इसलिए इक्वेटर पर इसकी हाइट ज्यादा है. थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फियर इज ग्रेटेस्ट एट द इक्वेटर because heat is transported to greater heights by strong convectional currents.
ट्रोपोस्फियर में डस्ट पार्टिकल्स मिलेंगे, वाटर वेपर मिलेंगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है एटमॉस्फेयर का, बिकॉज हर प्रकार के मौसम से संबंधित जो परिवर्तन होते हैं, बादल का बनना, बादल का फटना, मूसलाधार बारिश आना, धुंध होना, ये सब जो होता है ये केवल ट्रोपोस्फियर में ही होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से लेयर में सारे मौसम से संबंधित चेंजेस होते हैं, तो ट्रोपोस्फियर में। यह है वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण मंडल है, क्योंकि मौसम संबंधी जो सारे परिवर्तन हैं वो इसी मंडल में होते हैं, ट्रोपोस्फियर में। और हाइट बताइए इसकी, इक्वेटर पर 18 किलोमीटर, पोल्स पर 8 किलोमीटर। आगे देखिए, यहां पर आपको दिखाती हूं। आप अगर देखें तो यहां पर सबसे नीचे ट्रोपोस्फियर है हमारा, ये हमारा माउंट एवरेस्ट है। ओके, उसके बाद ये स्ट्रेटोस्फियर है, ये मैक्सिमम ओजोन वाला लेयर है। यहां पर स्ट्रेटोपोज आ गया। ये ट्रोपोपोज का मतलब है कि स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर जहां मिलते हैं वो ट्रोपोपोज, यानी कि ट्रोपोस्फियर जो था वो यहां पर पॉज करेगा और नेक्स्ट वाला स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सबसे पहले देखो हमारा ट्रोपोस्फियर है, उसके बाद हमारा स्ट्रेटोस्फियर है, फिर मीजोस्फियर है, फिर थर्मोस्फियर है। थर्मोस्फियर के ऊपर आपका एग्जोस्फियर होगा। ओके, यहां पर हाइट दी हुई है आपको माइल्स में। ओके, यहां पर आपको टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर अगर आप देखें तो। ओके, आगे चलते हैं। द एयर नेवर रिमेन स्टैटिक इन दिस लेयर। जो सबसे निचला लेयर है आपका शोभ मंडल वाला, वहां पर हवा कभी भी स्टैटिक नहीं रहती, इसलिए हम इसको चेंजिंग स्फीयर और ट्रोपोस्फियर कहते हैं। एनवायरमेंटल टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग हाइट इन द एटमॉस्फेयर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस लेयर में जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाएंगे, आप पाएंगे कि तापमान में गिरावट आ रही है। और ये तापमान में गिरावट कितनी होती है? हर 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट आती है। The environmental temperature decreases with increasing height of the atmosphere. It decreases at a rate of 1 degree Celsius for every 165 meter of height. इसको हम normal lapse rate कहते हैं, सामान्य कमी दर। Okay? The zone separating troposphere from the stratosphere is known as tropopause. वो जोन जो ट्रोपोस्फियर को स्ट्रेटोस्फियर से सेपरेट करता है वो ट्रोपोपोज है। वो ट्रोपोपोज है। और ट्रोपोपोज पर हम क्या पाते हैं कि अब ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट नहीं आ रही है। टेम्परेचर जो है अब वो कांस्टेंट होने लगता है। अब वो कांस्टेंट होने लगता है, इसीलिए जो अगला मंडल है उसको हम समताप मंडल कहते हैं। समताप मंडल इसलिए, सम मतलब कांस्टेंट और ताप मतलब तापमान, क्योंकि अगले लेयर में तापमान आपका कांस्टेंट रहेगा। Air temperature at the troposphere, the air temperature at the tropopause is about 80 degrees Celsius over the equator and about 45 degrees Celsius over the poles. स्ट्रेटोस्फीयर की बात करते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर नेक्स्ट है हमारा। इट इज फाउंड जस्ट अबव द ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर के ऊपर मिलेगा ये। एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। अगले 50 किलोमीटर तक आपको एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। जैसा कि हमने पिक्चर में देखा था ना, फिगर में, कि टोटल नीचे से लेकर अगले 40 किलोमीटर तक आपको ये मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे ये कहता है टेम्परेचर रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम इन द लोअर पार्ट ऑफ दिस लेयर, तभी तो हम इसको स्ट्रेटोस्फीयर कह रहे हैं। पहले 20 किलोमीटर में टेम्परेचर आपका कांस्टेंट ही रहेगा, ऑलमोस्ट द सेम। आफ्टर दिस टेम्परेचर इंक्रीजेस स्लोली विद इंक्रीज इन हाइट। फिर जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे टेम्परेचर में आप बढ़ोतरी पाएंगे। टेम्परेचर यहाँ पर क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि यहाँ पर हमारा ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर जो है वो सूरज से आने वाली यूवी रेज को अब्सॉर्ब करेगा, जो आप उस लेयर को हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। अगर वो अब्सॉर्ब करेगा तो ऑब्वियसली वो खुद भी तो हीटेड अप होगा, इसलिए यहां पर जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है। टेम्परेचर इंक्रीजेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओजोन गैस इन द अपर पार्ट ऑफ दिस लेयर। ओजोन गैस इज मेनली फाउंड इन द लोअर पोर्शन ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 20 to 30 किलोमीटर अबव द अर्थ्स सरफेस। यहां पर देखिए आप स्ट्रेटोस्फीयर देख सकते हैं। यहां पर हमारा ट्रोपोपोज आया, ये बीच वाला जो सारा पोर्शन है ये स्ट्रेटोस्फीयर का पोर्शन है, और यहां पर हमारा ओजोन लेयर है। ओके, ये रहा ओजोन लेयर। उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर, इट कंटेन्स अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3। O3 क्या है हमारा? ये ओजोन है इन रिलेशन टू अदर पार्ट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। इट इज अ रीजन ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर दैट अब्सॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द सन्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। उसको ये सोख लेता है। अपर लिमिट जो है स्ट्रेटोस्फीयर का उसको हम स्ट्रेटोपोज कहते हैं। वेदर रिलेटेड इंसिडेंट्स डू नॉट टेक प्लेस इन दिस लेयर। वो तो नीचे ट्रोपोस्फीयर वाले लेयर में होते हैं। यहाँ पर एयर ब्लोज हॉरिजॉन्टली हियर। यहाँ पर हवा जो है हॉरिजॉन्टली बहती है, इसमें वायु क्षैतिज रूप में बहती है। Therefore, this layer is considered ideal for flying of aircrafts। देखो यहाँ पर ज्यादा मौसमी परिवर्तन है नहीं, कोई बादल वादल वो सब चीजें हैं नहीं। Therefore, ये वाला जो लेयर है इट इज कंसिडर्ड आइडियल फॉर फ्लाइंग ऑफ एयरक्राफ्ट्स।
अगला लेयर मीजोस्फीयर का है। मीजोस्फीयर जो है ये थर्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है स्प्रेडिंग ओवर द स्ट्रेटोस्फीयर। इट एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ 80 किलोमीटर्स। ठीक है, इन दिस लेयर टेम्परेचर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड। जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाएंगे तापमान घटेगा एंड रीचेस अप टू 100 डिग्री सेल्सियस एट द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर्स। मीटियोर्स या जो फॉलिंग स्टार हैं वो इस लेयर में आपको मिलेंगे। अपर लिमिट ऑफ मीजोस्फीयर को हम कहते हैं मीजोपोज। मध्य मंडल के सबसे ऊपरी सीमा को हम मध्य मंडल सीमा कहते हैं। ये देखिए, ये रहा हमारा मीजोस्फीयर और ये रहा मीजोपोज। यहां पर जैसे कि बात की थी अभी आपसे कि मीटियोर्स वगैरह इस लेयर में आ जाते हैं। ये देखो मीटियोर्स वगैरह इस लेयर में आ जाते हैं। थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर जो है हमारा अगला लेयर है। दिस लेयर इज लोकेटेड बिटवीन 80 टू 400 किलोमीटर अबव द मीजोपोज। यहां पर आपके इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, जिस वजह से इस लेयर को आयनोस्फीयर भी कहा जाता है। ओके, आयनोस्फीयर भी कहा जाता है। ये देखो, इट कंटेन्स इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स नोन एज आयंस, इसलिए इसको हम आयनोस्फीयर, ओके, IONOSPHERE ये भी कहते हैं। यहां पर रेडियो वेव्स, जो धरती से निकलने वाली सारी रेडियो वेव्स जो हैं, जितनी टेलीकम्युनिकेशंस वगैरह हैं, वो इस यहां तक पहुंचती हैं, इस लेयर तक, और यहां पहुंचने के बाद वो वहां पर जो पार्टिकल्स हैं उनको हिट करके वापस आती हैं। रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। ड्यू टू दिस रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हैज बिकम पॉसिबल। इनफैक्ट सारा टेलीकम्युनिकेशंस इसी की वजह से संभव है। टेम्परेचर हियर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग विद हाइट। ये देखो, सबसे नीचे हमारा था ट्रोपोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर था, उससे अगला फिर मीजोस्फीयर, फिर थर्मोस्फीयर, फिर आयनोस्फीयर एंड फाइनली आपका एक्सोस्फीयर। ये हमारे सभी इंपॉर्टेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर हैं। एक्सोस्फीयर के बारे में बात करते हैं। एक्सोस्फीयर जो है ये अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है, एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द आयनोस्फीयर अबव अ हाइट ऑफ अबाउट 400 किलोमीटर्स। यहां पर एयर एक्सट्रीमली थिन हो जाती है। टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीजेस थ्रू द लेयर। यहां पर आपको बहुत लाइट गैसेस मिलेंगी, जैसे कि हीलियम हुई, हाइड्रोजन हुई। दे फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हियर। टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीजेस थ्रू दिस लेयर एज इट इज एक्सपोज्ड टू डायरेक्ट सनलाइट। ये जो लेयर है इसके बाद आपका स्पेस होगा। एक्सोस्फीयर से फिर हम फाइनली पहुंच जाएंगे स्पेस में। ये देखो एक्सोस्फीयर तो यहां पर है और उसके बाद फाइनली बाहर वाला जो है हमारा दैट इज स्पेस। इसी के साथ ये वीडियो प्रेजेंटेशन खत्म होती है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मुझे उम्मीद है आपको सब समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।